नमस्कार। तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आप जिंदगी भर कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, सपने भी संजोते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके बाद ये सब क्या सुरक्षित रहेगा? क्या बेटे या फिर बहू आपकी इच्छाओं के अनुसार संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे? तो आज का शो बेहद खास है, क्योंकि आज के शो में हम ट्रस्ट की भूमिका पर बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये आपकी संपत्ति को सुरक्षित, नियंत्रित और लक्ष्यपूर्ण बना सकता है। तो आज के शो में इसी के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। जी हाँ, हम बात करेंगे कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाना आपके लिए क्यों जरूरी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाने के फायदे क्या क्या हैं, और ये भी बात करेंगे कि कौन बना सकता है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। हम आपको ये भी समझाएंगे कि ट्रस्ट आपकी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखता है, और ये भी बात होगी कि आपके बाद आपकी इच्छाएं कैसे ट्रस्ट पूरी कर सकता है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे अनिल और सुमन ने अपनी मेहनत से कमाई प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एक समझदारी भरा कदम उठाया। अनिल और सुमन ने जीवन भर मेहनत से कई प्रॉपर्टी खरीदी। उन्हें डर था कि उनका बेटा एक बार में सब कुछ बेच देगा या बहू कानूनी अधिकार से हक मांगेगी। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें हर प्रॉपर्टी एक तय उम्र या उद्देश्य पर देना तय कर दिया। ट्रस्ट ने यह भी तय किया कि किसी प्रॉपर्टी या फ्लैट को गिरवी या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। नतीजतन संपत्ति भी बची और बच्चों को जरूरत के मुताबिक सपोर्ट भी मिला। ट्रस्ट ने उनका सपना साकार किया। तो देखा कि ट्रस्ट के साथ जो है कितना फायदा रहा अनिल और सुमन को, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर लिया। तो कैसे आप भी ट्रस्ट बनाकर जो है अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर सकते हैं, और ट्रस्ट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं, जो कि कई सालों से प्राइवेट ट्रस्ट, एस्टेट प्लानिंग और फैमिली वेल्थ प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दीपक सर, हम लोग पहले भी ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे। बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो आज नए तौर पर जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जरा उन्हें ट्रस्ट के बारे में बताइए एक बार फिर से। तो ट्रस्ट एक सेपरेट एंटिटी है देन एन इंडिविजुअल। एक संस्था है जो आप बनाते हो, जो आपके परिवार की भलाई के लिए काम करती है, और आप इसमें अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये आपके निर्देश अनुसार उनको ट्रांसफ़र करेगी, देगी आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को और उनके आगे आने वाली जनरेशन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट का। और ये फैमिली ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। ये आपने परिवार के लिए बनाई है, समाज के लिए नहीं बनाई। तो उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा इसको। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये फैमिली ट्रस्ट है, यानी कि आपके परिवार की भलाई के लिए। लेकिन फैमिली ट्रस्ट बनाने के दीपक जी फायदे क्या क्या हैं? क्यों हम जो है फैमिली ट्रस्ट बनाएं? इससे बेनिफिट क्या रहेगा? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये सुरक्षा देता है। ये सुरक्षा देता है अगेंस्ट जो रिस्क आपके पर्सन पे आते हैं, इंडिविजुअल पे जो रिस्क आते हैं वो ट्रस्ट तक नहीं जाते। जैसे सेपरेटिंग स्पाउसेस, एलिमनी क्लेम, क्रेडिटर्स, लेनदार पैसा आपकी प्रॉपर्टी जो आपने गिरवी नहीं रखी उसको ले जाएं। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को कि भाई इसका इस्तेमाल ऐसे हो, ऐसे ना हो, तो आपको ट्रस्ट में वो पैसे डालेंगे तो वो, और ट्रस्ट के में टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से बना देंगे तो उस हिसाब से वो चलेगा। अगर आपके पास बिजनेस एसेट्स हैं, राइट, जैसे मतलब आपका बिजनेस है और बिजनेस को आप कंट्रोल किसी को देना चाहते हो और ओनरशिप किसी को देना चाहते हो, राइट। मेरे पे एक केस आया कि एक व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा बिजनेस में इन्वॉल्व है, बाकी 2, एक डॉक्टर है और एक कहीं पे जॉब करता है। अब उसकी डेथ के बाद बिजनेस तो तीनों का है, पर चला एक रहा है। तो कैसे मैं ओनरशिप और कंट्रोल को अलग अलग करूं? ओके। तो मैं ट्रस्ट को ओनर बना देता हूं, कंट्रोल उस बच्चे को दे देता हूं जो चला रहा है, कि बिजनेस तुम चलाओगे पर कमाई एक लिमिट के बाद बाकी बच्चों में भी बटेगी। ठीक है। तो मैं कंट्रोल और ओनरशिप को अलग अलग कर सकता हूं। मतलब ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जहां पे ट्रस्ट फायदेमंद होती है टू एंश्योर कि जो आप चाहते हो वही हो। ओके।
सर ट्रस्ट जो है वो क्या इसमें भी मदद करती है कि एक व्यक्ति ये भी नियंत्रित कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद जो है वो उसका बच्चा जो है वो कितना खर्च करेगा? क्योंकि अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं स्पेसिफिकली, जिसे हम इंस्टाग्राम जनरेशन भी कहते हैं, उन लोगों को होता है कि बस पैसा हाथ में आ जाए, घूमने चले जाएं, रील्स बनाएं, शॉर्ट्स बनाएं, तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स में ना डर होता है कि हमारे पैसे को, हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को जो है ये बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे में ट्रस्ट कैसे मदद करेगा हमारी? सो ट्रस्ट में आप देखिए 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है सर्वाइवल एक्सपेंस और एक होता है जॉय एक्सपेंस। सर्वाइवल एक्सपेंस मेरे बच्चे की जरूरत है, जॉय एक्सपेंस नहीं। तो सर्वाइवल एक्सपेंस को मैं गारंटी कर सकता हूँ और जॉय एक्सपेंस का एक छोटा पार्ट बच्चे को दे सकता हूँ गारंटीड, राइट? कि भाई तुम्हारे जो रहने खाने का खर्च है, पढ़ाई का खर्च है, मेडिकल का खर्च है, मेडिसिन का, ये सब तो गारंटीड है। तुम्हारे घूमने फिरने का खर्च है ना, एग्जॉर्बिएंट खर्चे, नई कार खरीदने का खर्च, वैकेशन का खर्च, वो सब गारंटीड नहीं है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसे परफॉर्म करते हो अपनी लाइफ में। मैं उसके साथ रिवॉर्ड बना सकता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे ने पढ़ाई में अच्छा किया तो हमने उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे कह दिया कि अच्छा तुमको वेकेशंस के तुम कनाडा जाओ, घूम के आओ 1 महीने, ट्रस्ट देगा खर्चा। अच्छा, राइट? तो आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो। ओके। एंड डिनायल ऑफ रिवॉर्ड इज अ पनिशमेंट। तो अगर आपने अच्छा नहीं किया, आप कनाडा नहीं जा पाए, तो ये पनिशमेंट हो गई ना। ठीक है। यानी कि ये बहुत एक बड़ा फायदा है कि ट्रस्ट की मदद से जो है आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपके दिए गई चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करे। तो मतलब हम ट्रस्ट के थ्रू जो है ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा जो है वो हम दे रहे हैं, उसकी शादी का खर्चा भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं वो बच्चा खुद ही उठाएगा। वो खुद ही उठाएगा, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। हम पढ़ाई का खर्चा भी मेंटेन करके दे सकते हैं। हम कह सकते हैं ये खर्चा सीधा इंस्टीट्यूशन को देंगे, बच्चे को नहीं देंगे, राइट? तुम जा रहे हो यूएस पढ़ने, यूनिवर्सिटी की फीस हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट? तुम शादी के लिए पैसे चाहते हो, हम डायरेक्ट बैंकेट हॉल पे को देंगे खर्चा, हम वेंडर को देंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा। मैं वहां तक नियंत्रण कर सकता हूँ उसका। तो सोचे कि कितना नियंत्रण जो है वो हो सकता है। लेकिन एक ना कई बार डर ये भी होता है कि मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, तो चाहे वो बेटा हो बेटी हो, लेकिन बेटी को हम कोई संपत्ति देते हैं, उसके बाद वो शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, कहीं ऐसा ना हो कि संपत्ति पे बाद में जो है ससुराल वाले अपना अधिकार जमा लें या वो अपने नाम करा लें। तो क्या ट्रस्ट के जरिए हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि भाई संपत्ति कहीं और ट्रांसफर हो? मैम इन टाइप की ट्रस्ट को हम कहते हैं डॉटर प्रोटेक्शन ट्रस्ट। अच्छा, ठीक है? तो इसका पूरा नाम है और इसका काम क्या है, मैंने अपनी संपत्ति हस्बैंड वाइफ के बाद अपनी डॉटर को दी, पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा के दी। कि हर महीने इतने पैसे मिलेंगे, इन चीज़ों के लिए आप पैसे यूज़ कर सकते हो। और उस डॉटर के साथ एक और ट्रस्टी है जो इंश्योर करेगा कि वो ट्रस्ट डीड फॉलो। अब कल को सपोज जिस फैमिली में वो डॉटर की शादी हुई है, उनके कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम आ, ठीक है, और वो उससे कहते हैं भाई तुम्हें तो अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिली है, वो हमको दे दो, हम इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो बेटी वो देना नहीं चाहती, पर अगर वो मना करेगी तो उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना? और दे देगी तो उसकी संपत्ति खराब हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक उसकी अपनी सुरक्षा के लिए भी राइट। तो वो क्या कहेगी मैं देना तो चाहती हूँ, पर मेरी ट्रस्ट डीड जो पापा ने बनाई है ना, वो अलाउ नहीं करती आपको देना। अच्छा। और मैं इसके आगे जाके कुछ कर नहीं सकती, लीगली अलाउड नहीं है। तो आपके बच्चे की संपत्ति भी बच गई बेटी की, और उसका रिश्ता भी बच गया। आपने जो नो कहना है ना, वो आसान कर दिया। एक होता है नो कहकर आपके ऊपर इल्जाम आया, और एक बार नो कहकर आप पे इल्जाम नहीं आया, वो आपके पेरेंट्स पे इल्जाम किया जो है नहीं दुनिया में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि आप अपनी बेटी का हक जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं कैसे? ट्रस्ट बनाकर। तो ट्रस्ट बनाकर अगर आपने जो है ये एक साथ में क्लॉज डाल दिया कि भाई आप अपने बेटी जो है आपकी वो ससुराल वालों के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, तो ये भी मुमकिन है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों के लिए, तो कोई दंपति जो है वो अगर विदेश भेजने के लिए SIP कर रही है, तो ट्रस्ट कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि उसका पैसा जो है वो बच्चे को विदेश भेजने के लिए ही इस्तेमाल हो, कहीं और खर्च ना हो? क्योंकि हमें ये भी डर होता है कि हमने तो बोल दिया कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, ये 1 करोड़ में बच्चे की पढ़ाई के लिए रख कर जा रहा हूँ ट्रस्ट में, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि वो 1 करोड़ पढ़ाई पर ही लगा है? तो ट्रस्ट आपके गोल्स को एश्योर्ड करता है, चाहे वो गोल कोई भी हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, शादी हो, नया घर हो, कुछ भी हो।
बहुत सारे लोग SIP या इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, इसका एक उद्देश्य होता है, गोल बेस्ड होती है। अब जिस व्यक्ति ने ये गोल बनाया उसकी अगर डेथ हो जाए तो क्या होगा? तो जो नॉमिनी है उसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, या जो नेक्स्ट लीगल हेयर है उसके हाथ में। अब इसकी क्या गारंटी है ये व्यक्ति उसी उद्देश्य के लिए यूज करेगा? अच्छा, क्योंकि ये तो उसके पास चला गया। पर यही पैसा अगर मैं ट्रस्ट में डाल दूं और ट्रस्ट में कहूं कि इसका यूज ये ही हो सकता है, अच्छा, तो आप कंट्रोल कर रहे हो। तो मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसको असाइन कर दिया ट्रस्ट के नाम। ठीक। अब इसका मालिकाना अधिकार किसका हो गया? ट्रस्ट का। मेरी डेथ हुई, पैसा सारा ट्रस्ट में चला गया। ठीक है। अब ट्रस्ट में लिखा है इस इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मेरे बेटे की हायर एजुकेशन के लिए यूज होगा, और इस उम्र तक इसने हायर एजुकेशन के लिए यूज नहीं किया तो इसके इस काम के लिए यूज होगा। अच्छा, तो मैं अपने गोल की एश्योरेंस दे रहा हूँ। मैंने एक SIP भी ट्रस्ट के अंदर शुरू कर सकता हूँ, राइट। मैंने कहा कि ये 10,000 रुपये महीने की SIP जो चल रही है, इसका पर्पस है मेरे बेटे की हायर एजुकेशन। ठीक है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये पैसा अब इसी पर्पस के लिए यूज होगा, क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं ट्रस्ट के अंदर, राइट। तो अपनी अगर आपको गोल एश्योरेंस चाहिए कि मेरा गोल पूरा हो, क्योंकि गोल आपको बहुत प्रिय है, उस गोल की एश्योरेंस का रास्ता ही ट्रस्ट है। ओके, ठीक है। और हमने अभी बेटी के हक की बात की थी कि बेटी के हक को सुरक्षित रखता है। आजकल बेटों का हक भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तलाक के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, एलिमनी की डिमांड जो है उनमें रहती है। तो ट्रस्ट क्या बेटों के हक को भी सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है? ट्रस्ट बेनिफिशियरी के अधिकार को सुरक्षित करती है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, है ना, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी है, वो उसके अधिकार को सुरक्षित करती है। ठीक है, राइट। बेटों के अधिकार क्या हैं? आज की डेट में बेटों के अगेंस्ट फॉल्स केसेस बन जाते हैं, राइट। एलिमनी क्लेम्स आ जाते हैं, राइट। या बेटे खुद ही इतने सामर्थ्य नहीं होता कि अपनी संपत्ति को संभाल पाए। इन सब से हम एक मैं क्या कहूँगा, सन प्रोटेक्शन ट्रस्ट बना सकते हैं, कि आप अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए एक ट्रस्ट बना रहे हैं। अच्छा, राइट। उसके लिए आप उसके अंदर क्लॉजेस डालिए जिससे कि उसकी सुरक्षा निश्चित हो, और उसको कुछ पार्ट उसको फ्रीडम मिले, कुछ पार्ट उस पर कंपलसरी हो, और वो उसी तरह से ट्रस्ट काम करेगी। ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें, आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो सही हाथों में जाए, आपके बेटा बेटी उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो ट्रस्ट के बारे में ज़रूर अच्छे से सुनिए, समझिए और इस पूरे शो को ध्यान से देखिए। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं और दीपक जी से आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमें भेज भी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, यूट्यूब पर हमारा ये शो जो है उसमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाइए, अपने सवाल जो है वहाँ पर जाकर टाइप कीजिए, और हम दीपक जी के पास आपके तमाम सवालों को लेकर जाएंगे और दीपक जी आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो देंगे। अब दीपक जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी का अपना कोई बिजनेस है, कोई डायरेक्टर है, तो क्या ट्रस्ट जो है उसकी निजी संपत्ति की भी सुरक्षा करती है? क्योंकि एक तो उसकी हो गई, अगर किसी का अपना बिजनेस है वो जो कंपनी की हो गई सारी एसेट्स, लेकिन कुछ उसकी अपनी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति जो है वो बिक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई कोई मामला हो गया कि जिसके अंदर कोर्ट जब्त कर ले। राइट। तो जो बिजनेस एसेट्स हैं उसके लिए बिजनेस ट्रस्ट बनती है, ठीक है, और पर्सनल एसेट्स के लिए पर्सनल ट्रस्ट बनती है। अगर आपका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है जिसमें आपको कोई रिस्क दिखता है, तो मैं कभी भी ये बिजनेस आपकी पर्सनल ट्रस्ट में नहीं डालूंगा। मैं दो ट्रस्ट बनाऊंगा, एक बिजनेस ट्रस्ट जिसमें बिजनेस एसेट्स हो, और एक पर्सनल ट्रस्ट जिसमें पर्सनल एसेट्स हो। और इस बिजनेस ट्रस्ट में हो सकता है एक बेनिफिशियरी आपकी पर्सनल ट्रस्ट, कि जो इनकम आए वो आपकी पर्सनल ट्रस्ट में चली जाए, राइट। हमें क्या करना है, रिस्की एसेट से रिस्क फ्री एसेट तक ट्रांसफर करना है। ओके, रिस्की एसेट क्या है? बिजनेस। रिस्क फ्री क्या है? पर्सनल ट्रस्ट, राइट। तो जो कमाई हो रही है वो पर्सनल ट्रस्ट में जा रही है, ठीक है। पर बिजनेस को कौन चला रहा है? बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बिजनेस ट्रस्ट में ही रह के रह जाएगी, ओके, और आपके पर्सनल एसेट सुरक्षित रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ऐसे में अगर बिजनेस असेट्स जो हैं वो जब्त हो रही हैं, तो पर्सनल असेट्स जो हैं वो बच जाएंगे? बिल्कुल बच जाएंगे। बिजनेस की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। अच्छा, वो पर्सनल प्रॉब्लम है तो अलग है। पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी वो ट्रस्ट के अंदर है, वो आपका पैसा ही नहीं रहा, वो ट्रस्ट का पैसा है। पर क्या ऐसे में कोई टाइम पीरियड होता है? मान लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है, मैंने एकदम ट्रस्ट बना दी, अपनी सारी पर्सनल एसेट्स जो है उसके अंदर डाल दी,
और उसके बाद कोई केस जो है वो आ जाता है साल के अंदर या कुछ? तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आईबीसी का कोड है 64 जो कहता है कि विद इन 2 years अ गिफ्ट कैन बी चैलेंज। ठीक है। तो अगर ये 2 साल से ऊपर ट्रांसफर को हो गए तो ये सुरक्षित है। ठीक है। 2 साल से कम हुए हैं तो सुरक्षा कम हो जाती है। ओके, ठीक है। तो 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो वहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर चैलेंज जो है आ सकता है। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा ट्रांसफ़र को हो चुके हैं, ट्रस्ट के अंदर जो है वो 2 साल से ज़्यादा जो है आपकी सारी एसेट्स जा चुकी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रस्ट में जो है हम ये भी तय कर सकते हैं कि बच्चों को जितनी भी हमारी चीज़ें जा रही हैं, एसेट्स जा रही हैं, पैसा जा रहा है, वो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंगली हम उनको रिवॉर्ड देते जाएं? तो इसे हम कहते हैं मैचिंग ट्रस्ट। अच्छा। तो बहुत सारे बड़े परिवारों को क्या इशू है कि अगर हमारे बच्चों को पता चल गया हमारे पे कितनी संपत्ति और कितनी आय मिलने वाली है तो शायद ये काम करना ही बंद कर दें। ठीक है। क्योंकि इतना पैसा है उनको कमाने की जरूरत नहीं है, उनकी नीड्स वांट्स सब कुछ टेक केयर हो सकता है मेरी कमाई हुई संपत्ति। तो इसमें नुकसान क्या है कि मेरा बच्चा वो नहीं बन पाएगा जो उसके बनने का सामर्थ्य था। ही विल नॉट अचीव इन लाइफ व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ अचीविंग ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो ऐसे में हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, कहते हैं मैचिंग ट्रस्ट। अच्छा। उसमें क्या कहते हैं, बच्चे के जो सर्वाइवल एक्सपेंस है वो गारंटीड कर दिए कि भाई तुम्हें चलो 2 लाख रुपए महीने की तुम्हारा खर्चा है, मेजर 2 लाख रुपए महीना तुम्हारा गारंटीड है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ठीक है। पर अगर 2 लाख से ज़्यादा कमाना है या ट्रस्ट से चाहिए तो मैं साल के एंड में तुम्हारी ITR चेक करूंगा। जितना पैसा तुमने खुद कमाया है उतना पैसा ही ट्रस्ट में रिवॉर्ड की तरह दे देगा उस साल के। ओके। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा कमाई मिलेगी, अपनी मेहनत करोगे ज़्यादा कमाई मिलेगी। अगर ट्रस्ट पे जिंदा रहना है तो सर्वाइवल ही मिलेगा। राइट। तो इसे कहते हैं मैचिंग ट्रस्ट। ओके। तो मैचिंग ट्रस्ट जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो बन सकता है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित तो हो, इसके अलावा आपके बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार बने। लेकिन क्या ट्रस्ट के माध्यम से किसी वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बच्चों के भविष्य के उद्देश्य से सुरक्षित किया जा सकता है? हाँ, तो मैंने कहा ट्रस्ट में आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर सकते हो। अच्छा। राइट। नई पॉलिसीज ट्रस्ट में खरीद सकते हो और फिर आप ये डिफाइन कर सकते हो जब अगर कल को क्लेम आए या मैच्योरिटी आए तो ये पैसा कैसे यूज कर सकते, बच्चों के लिए यूज होगा, बच्चे नहीं होंगे तो कैसे यूज होगा, वो सारी डेफिनेशंस और टर्म्स एंड कंडीशन आप ट्रस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। तो सारी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं आप डेफिनेशंस जो है वो ट्रस्ट के अंदर डाल सकते हैं। खैर, इस बीच में हमारे पास कुछ सवाल जो है हमारे दर्शकों के आ गए हैं, तो कुछ सवालों को ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बरेली से सरिता सक्सेना का पहला सवाल हमारे पास आया है। ये कह रही हैं कि अगर माता पिता अपने पोते पोतियों के लिए सीधे संपत्ति छोड़ना चाहते हैं तो ट्रस्ट कैसे इसमें कारगर साबित हो सकता है? सो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन को जाए, है ना, वो लोगों को मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है ना, तो ब्याज को अगर आप देना चाहते हैं तो ट्रस्ट आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आप बाईपास कर जाते हो अपनी एग्जिस्टिंग जनरेशन। तो आप कह सकते हो ये वाली संपत्ति का ये यूज़ मेरे पोता या पोती के लिए होगा। अगर पोता पोती नहीं यूज़ करेंगे तो उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये यूज़ होगा। तो आप जैसे जैसे टर्म्स कंडीशंस क्रिएट करते रहोगे वो ट्रस्ट उसी तरह काम कर पाएगी। राइट। तो पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके। राइट। तो जहाँ पर एस्टेट प्लानिंग में इमोशंस की बड़ी वैल्यू है। बहुत सारे लोग कहते हैं आई लाइक माई चिल्ड्रन बट आई रियली लव माई ग्रैंड चिल्ड्रन। बट प्रॉब्लम क्या है, जो आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को दे रहे हो वो किसको नहीं दे रहे? अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे। तो इट्स योर चाइल्ड वर्सेस ग्रैंड चाइल्ड। तो अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो कुछ ग्रैंड चाइल्ड को देना चाहते हैं, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड। और अगला सवाल जो है वो रानी खेत से रमेश जी का आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि जब किसी के 3 बच्चे हों और वो चाहता हो कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत या फिर पात्रता के अनुसार जो है संपत्ति मिले, तो क्या ट्रस्ट ऐसे में उपयोगी साबित हो सकती है? हाँ, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम एक ट्रस्ट के अंदर 3 स्केड्यूल बना देते हैं। स्केड्यूल ए आपके बड़े बच्चे के लिए, स्केड्यूल बी आपके बीच वाले बच्चे के लिए और स्केड्यूल सी उसके थर्ड चाइल्ड के लिए। और हर एक स्केड्यूल में एलिजिबिलिटी बना देते हैं कि आप ये डिमांड कर सकते हो, ये कंपलसरी देना पड़ेगा, और जिस बच्चे का जितना पैसा खर्च हो गया बाकी ही वो ले पाएगा। राइट। क्योंकि पेरेंट्स जरूर चाहते हैं कि हर एक बच्चे को जो हम देना चाहते हैं वो उसकी यूसेज के हिसाब से भी मिले। राइट। किसी एक बच्चे ने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, कोई दूसरा कम कर रहा है, तो उसको जो दूसरा बच्चा है उसको इस बात की सज़ा ना मिले कि पहले वाले ने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया ट्रस्ट।
अच्छा। तो हम उसमें एलिजिबिलिटी तो दे ही सकते हैं कि भाई किसको किस किस हिसाब से मिलेगा, हम उसकी अकाउंटिंग भी डिफरेंट रख सकते हैं। अच्छा, तो वो सब पॉसिबिलिटी है ट्रस्ट में। ठीक है। तो ट्रस्ट में यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बनती हैं। अगला है, ये कह रहे हैं कि अगर एक बेटे के पास कर्ज है और उस पर कानूनी दावा है तो क्या ट्रस्ट जो है उसकी संपत्ति को क्रेडिटर्स से बचा सकता है? ट्रस्ट उसकी संपत्ति को क्रेडिटर से नहीं बचा सकता, आपकी संपत्ति जो उसके पास जाएगी उसको क्रेडिटर से बचा सकता है। ठीक है। क्योंकि उसने तो ऑलरेडी कर्ज ले रखा है, उस पर केस है, दावा है, तो उसको वो तो इस पे प्रॉब्लम क्या है, जब आपकी डेथ होगी और आपकी संपत्ति आपके उस बेटे पे जाएगी जिस पे कर्ज है, अब कर्जदारों का अधिकार हो जाता है आपकी संपत्ति लेने का। ठीक है। पर अगर यही एसेट मैं डायरेक्टली उस बेटे को ना दूं और एक ट्रस्ट को दे दूं जिसमें उस बेटे को बेनिफिशियरी बनाऊं कुछ शर्तों के साथ कि इनकम के तुम बेनिफिशियरी हो, कॉर्पस तुम्हारा नहीं है, या इतने साल बाद तुम्हें बेनिफिट मिलेगा जब तक मुझे पता है केस वेस खत्म हो जाएंगे, तो मैं वो पूरी सुरक्षित कर सकता हूँ। यानी कि ये भी ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा फायदा है। मेरठ से अगला सवाल है रोहित कौशिक का। ये कह रहे हैं कि क्या ट्रस्ट के जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी विशेष उम्र के बाद ही कोई लाभार्थी जो है वो ट्रस्टी बने? बिल्कुल, हम जनरली 25 साल से नीचे, ऑल्दो लीगली पॉसिबल है मेजर व्यक्ति को ट्रस्ट बनाना, 25 साल से कम व्यक्ति को हम ट्रस्टी बनाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 25 की उम्र के बाद ही एक व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है। मैं ये एज कुछ भी हो सकती है, 25 तो एक जस्ट वो है, आप वो नंबर है, वो आपको लगता है कि मेरा बच्चा तो 40 में मैच्योर होगा, 40 में बनाओ, राइट। तो मेरे जो बच्चा 40 रीच करता जाएगा वो ऑटोमेटिकली ट्रस्टी बनता जाएगा। आप ऐसे भी क्लॉज डाल सकते हो। ठीक है। तो यानी कि किसी भी तरीके का क्लॉज जो आप डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में मैच्योरिटी लेवल जो है 25-26 में आ जाएगा तो इस तरीके से डाल दीजिए, नहीं तो 40 के बाद का भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्लॉज डालना चाहते हैं। क्या अगर आप भी अपने सवाल जो है वो दीपक जी से पूछना चाहते हैं, स्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए, ट्रस्ट से जुड़े हुए या फिर वसीयत से जुड़े किसी भी तरह के सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप अपने तमाम सवाल हमें भेज सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आपको अपने सारे सवाल हमें व्हाट्सएप करने हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज में स्टेट लिखना है, फिर एक स्पेस देना है और उसके बाद अपना सवाल टाइप करना है और हमें भेजना है 9354027995 पर। और इसके अलावा हमारा शो यूट्यूब पर है, वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपने सवाल टाइप कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके सारे सवालों के जवाब जो है दीपक जी के जरिए जो है आप तक पहुँचाएंगे। क्या दीपक जी, एक मेरे मन में और चीज़ भी ट्रस्ट से जुड़ी उठ रही थी कि पुश्तैनी जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कई बार होता है कि पुश्तैनी घर होता है, उससे हमारा बड़ा ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन एक मन में डर भी होता है कि अच्छा मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि बच्चे जो है वो मेरा ये पुश्तैनी प्यारा सा घर जो है वो बेच दें। तो क्या ट्रस्ट इसमें भी मदद करेगी कि नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन, कम से कम 2-3 जनरेशन तो एटलीस्ट ना बेच पाए? तो इसके लिए हम बनाते हैं फैमिली डायरेक्टरी ट्रस्ट। आप कि सपोज आपका एक गांव में घर है जो आपके लिए इमोशनली बहुत वैल्यूबल है, फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, ये आप कह रहे हैं ना बेसिकली। अब आपके एक कुल देवता या कुल देवी है, आप क्या करें, एक ट्रस्ट बनाएं जिसमें बेनिफिशियरी इन कुल देवता या कुल देवी को बना दें। अच्छा। और ये घर ट्रांसफर कर दें उस ट्रस्ट में। ओके। और अपने बच्चों को और उनकी आने वाली जनरेशन को इसका ट्रस्टी बना दें। और उसमें इस ट्रस्ट को, इस घर को बेचने से निषेध कर दें कि ये नहीं सेल हो सकता, राइट। तो आपकी ये जो धरोहर है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी फॉर अदर जनरेशन। दूसरा बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसके ओनर गॉड हो गए तो बच्चों में लड़ाई नहीं होती क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो कौन नाराज होगा? भगवान। भगवान को कोई नाराज नहीं करना चाहता, राइट। तो कोई भी उसके रॉन्ग साइड पे नहीं आएगा, वो उसको अच्छे से चलाएंगे। फिर आप इसमें प्रोविजन डाल सकते हैं कि इन भगवान की केयर करने के लिए इनको ये हम सैलरी देंगे पर मंथ, राइट, ये रिवॉर्ड देंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है ऐसी जिसपे किराया आता है तो आप कह सकते हो कि साल में एक बार जो पैसा इकट्ठा होगा इससे एक परिवार का गेट टुगेदर होगा। अच्छा। तो इससे क्या होगा, आपकी आने वाली जनरेशंस भी आपस में मिलेंगी जुलेंगी, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बना गए और वो जो मिलना जुलना होगा वो हमारे घर में ही होगा। तो आप अपने अगली पीढ़ी को इनवाइट कर रहे हो कि मेरे घर पे आओ, मैंने तुम्हारी सुरक्षा कर रखी है, तुम्हारे प्रोविजन कर रखे हैं, तुम्हारी पार्टी का इंतजाम पहले ही करके रखा है। तो वो बहुत सारे प्रोविजन हो सकते हैं। तो ट्रस्ट में हम बेसिकली ऐसे भी प्रावधान डाल सकते हैं कि मैं मान लीजिए कि अपने बच्चों को कुछ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि मेरे पोते पोती नौती, जनरेशन स्किपिंग ट्रस्ट कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मुझे जो है नेक्स्ट जनरेशन को देना है? नहीं, आप किसी को भी दे सकते हो।
ठीक है, मैं बहुत सारी ट्रस्ट ऐसी बनाता हूँ जिसमें आदमी सब कुछ अपने केयर टेकर को दे गया, ड्राइवर को दे गया, मेड को दे गया। अच्छा। ट्रस्ट बनती हैं वो, ठीक है, तो वो किसी को भी दे सकते हो। ठीक है। तो ट्रस्ट में किसी भी तरीके के सिनारियोज जो है वो बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चों को दे सकते हैं सब कुछ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बच्चों के साथ आपकी इतना ज़्यादा प्यार नहीं है, ज़्यादा पोते पोतियों के साथ है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। लेकिन क्या ट्रस्ट इस बात का भी हमें एक समाधान दे देता है कि मान लीजिएगा किसी एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है और वो चाहता है कि उसकी बेटी की जो पढ़ाई चल रही है, फर्ज कर लेते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, वो एकदम ट्रैक पे चलती रहे, उसमें किसी तरह का खलल ना आए। तो मैम गोल आपका कुछ भी हो, चाहे वो बेटी का पढ़ाई हो, उसकी हायर एजुकेशन हो, उसकी शादी हो, उसके बच्चों की पढ़ाई हो, वो आप इंश्योर कर सकते हो। पर ये है आप आज की डेट में क्या सोच पाते हैं। अच्छा। जब ट्रस्ट डीड बन रही है तो आपको सोचना पड़ेगा, या अपनी मृत्यु से पहले वो प्रोविजंस डालने पड़ेंगे। मैं ऐसी ट्रस्ट बना सकता हूँ जिसमें मैं आपको पावर दे सकता हूँ कि चेंज करते रहना आप डीड को, पर जो आखिरी डीड बचेगी आपकी डेथ के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो उस तक अगर आपने ये प्रावधान डाल दिए हैं उसकी पढ़ाई के या उसके, क्योंकि आज समझ लो आपकी बेटी 5 साल की, आपको पता ही नहीं मेडिकल की पढ़ाई करेगी, है ना, वो तो आपको 10 साल बाद पता चलेगा, 15 साल बाद पता चलेगा, तब आपने वो प्रावधान डाल दिया तो वो डीड में आ जाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि किसी के मान लीजिए 3 या 4 घर हैं, उसके 3-4 बच्चे हैं और वो प्रावधान रखना चाहते हैं कि भाई हर बच्चे की शादी के साथ साथ जो है उसको एक फ्लैट जो है वो मिलता जाए, तो ऐसे भी कर डाला बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं मैं ट्रस्ट में कर सकता हूँ। ठीक है। तो जितने भी आपके मन में चीज़ें हैं ना कि ट्रस्ट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को लगता है आपको बहुत सारे आज जवाब जो है वो मिल चुके हैं कि कोई भी अगर आपके मन में चीज़ आ रही है कि भाई मेरे को एक बच्चे को फ्लैट तब देना है जब उसकी शादी हो रही है, दूसरे को तब देना है जब उसकी हो रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ट्रस्ट के जरिए जो है अपनी प्रॉपर्टी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्लैट रहने के लिए दे सकते हो, ओनरशिप नहीं दे सकते, ये भी कर सकते हो। अच्छा। और अगर मैं चाहूँ तो क्या ये भी हो सकता है कि भाई मैंने फ्लैट तो दे दिया लेकिन उसके साथ ये क्लॉज दे दिया कि भाई आप इसको चाहे तो आप किराए पे चढ़ा सकते हो लेकिन आगे जाके आप इसे बेच नहीं पाओगे या किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फ्लैट नहीं दिया आपने, फ्लैट में रहने का अधिकार या किराए पे चढ़ाने का अधिकार दिया। फ्लैट तो अभी ट्रस्ट के नाम है। ठीक है। तो फ्लैट जो है वो ट्रस्ट के नाम पे ही रहेगा। और क्या फ्लैट जो है वो इंडिविजुअल ओनर के नाम पे भी बाद में ट्रांसफर हो सकता है? अगर आपने ट्रस्ट में प्रावधान दिया हुआ है तो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो सही तरीके से सही हाथों में बनी रहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रस्ट के नाम पर जो है वो फ्लैट है, बच्चा आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसे बेच नहीं सकता है, किराए पे बस जो है चढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो और ट्रस्ट जो है इस स्थिति में भी उपयोगी होगी जब कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भाई उसकी पत्नी के बाद जो है संपत्ति बहू या फिर दामाद को मिले। अपने बच्चों को तो देना चाहते हैं लेकिन बहू या दामाद के पास ना जाए। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्पाउस से वो संपत्ति सुरक्षित रहे तो आप ट्रस्ट में कह सकते हो कि इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी ये 2 व्यक्ति या जो इनका ये रिश्ता होगा इस फैमिली के साथ वो कभी नहीं बनेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे ही बनेंगे। तो आप उस तरीके से उन्हें प्रोहिबिट भी कर सकते हो कि ये आदमी नहीं बनेगा। कौन बनेगा ये तो बता ही सकते हो, पर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कौन नहीं बनेगा कभी। ठीक है। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज ना हो, गलत हाथों में ना जाए, तो आप प्रोहिबिट भी कर सकते हैं जैसा कि दीपक जी ने बताया। तो खैर आखिर में दीपक जी हमें ये भी बता दीजिए कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के आखिरकार ऐसे कौन से 3 बड़े बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी एक ट्रस्ट जो है वो अपनी फैमिली के लिए बना लेना चाहिए और किन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो अगर आप एश्योरेंस ऑफ इनहेरिटेंस चाहते हो कि मेरे बाद ये इस पे जाए, इसके बाद इस पे जाए, इसके बाद इस पे जाए और इसको कोई चैलेंज ना कर पाए, कोई कोर्ट ऑर्डर कुछ ना आए, तो ट्रस्ट इज द वे, पहला बेनिफिट। दूसरा, अगर आप एसेट प्रोटेक्शन चाहते हो, आप सुरक्षा चाहते हो अपनी संपत्ति की अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल के बाद, तो आपको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि ट्रस्ट में टाइटल और कंट्रोल डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से वो एसेट प्रोटेक्शन देता है। तीसरा, अगर आप यूसेज डिफाइन करना चाहते हो कि मेरे बाद ऐसे इस्तेमाल हो, ऐसे इस्तेमाल ना हो, इन चीज़ों में लगाया जाए, इन चीज़ों में इन्वेस्ट हो, इन चीज़ों में इन्वेस्ट ना हो, तो वो सब आप ट्रस्ट से सुनिश्चित कर सकते हो। अगर वो कंट्रोल 100% चाहते हैं अपने बाद, तो ट्रस्ट ही एक तरीका है जो मृत्यु के बाद भी आपको जीवित रखता है। मैंने कहीं पे पढ़ा, ट्रस्ट इज द फादर्स हैंड आफ्टर ही हैज डाइड विच गाइड्स यू एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रस्ट। यानी कि ट्रस्ट जो है वो हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन जो है वो बनकर सामने आ सकता है।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। आपने हमें बड़े अच्छे से जो है ना ट्रस्ट से जुड़ी हुई सारी बारीकियां समझा दी है, उसके बेनिफिट्स यानी कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये भी हमें बता दिए हैं। तो आप भी याद रखिएगा कि ट्रस्ट जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी संपत्ति को आपके जीते जी सुरक्षित रखेगा, और इसके अलावा जब आप नहीं रहेंगे तो भी आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखेगा। तो संपत्ति बनाना तो आसान है, लेकिन उसे सही समय पर सही हाथों में सौंपना, यही होती है असली एस्टेट प्लानिंग। ट्रस्ट न केवल आपकी इच्छा को कानूनी रूप देता है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की गारंटी भी बनता है। तो अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है तो शायद यही सही समय है ट्रस्ट बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए।